मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। तो देखो, प्रीवियस क्लासेस में हमने इनकम टैक्स स्टार्ट किया था। थोड़ा सा बेसिक बातें देखे थे कि इनकम टैक्स किससे आया है, टैक्स का मतलब क्या है, ये हम देखे थे। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, इनकम टैक्स किस पर लगता है, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्या है, इनकम टैक्स। मतलब इनकम के ऊपर हमारा टैक्स लगता है, इसको इसलिए बोलते हैं इनकम टैक्स। अब जीएसटी जो होता है उसका कंसेप्ट हमने देखा था कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी हमारा सप्लाई के ऊपर लगता है, जो सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ, ये देखे थे। देन उसके बाद अभी हम टैक्स के बारे में आपको क्या बोली थी। टैक्स क्या है, एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज है। क्या है, हर एक मैंडेटरी फाइनेंशियल इज ए टैक्स? नो, हर एक मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एक टैक्स नहीं है। वही मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज एक टैक्स है जिसको हम एक एक्ट के बेस पे कलेक्ट करते हैं या एक रूल के बेस पे कलेक्ट करते हैं, ये देखे थे। देन उसके बाद टैक्स किससे आया है, एक लैटिन वर्ड टैक्सो से आया है। ये जो मैं बात बोली कि ये जो हर एक कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स नहीं होती, तो वो किस आर्टिकल में लिखा है, वो आर्टिकल नंबर 265 में लिखा है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिना लॉ के पावर के बिना ना ही कोई टैक्स लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा, ये दिखे थे। देन उसके बाद में जैसे कि आपको बोली कि जो हमारा पहले तो हमको डिटरमाइन करना होगा कि हमारा जो पर्सन है, एक पर्सन के टोटल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टैक्स देगा। मतलब अगर एक पर्सन के टोटल इनकम हम डिटरमाइन करेंगे तो पहले उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना हमको जरूरी होता है। अगर हम ऐसे देखेंगे कि अगर एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हम डिटरमाइन करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, एक तो मैं आपको 3 कंसेप्ट बताई थी। एक होता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा होता है क्या, हमारा पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है, ये देखो, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक होता है रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा होता है सिटीजन ऑफ इंडिया, और तीसरा क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बोली थी, अगर एक पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, मतलब वो क्या है, अगर उसको सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक सारा का सारा रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर का जो कंडीशंस दिया हुआ है, अगर वो एक पर्सन वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा तो वो क्या करेगा, इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा। मैं आपको बार बार ये बता चुकी थी प्रीवियस क्लासेस में। पर्सन का रेसिडेंट होना या ना होना वो उसके कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर्सन का सिटीजन होना या ना होना ये उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है देन कहीं जाकर आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। देन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या बोलता है, अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी एक पर्सन जो अनडिवाइडेड इंडिया से बर्न हुआ है, उस केस में अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब जो क्या था, अनडिवाइडेड इंडिया में हमारा क्या था, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश आएगा या पूरा वर्ल्ड आएगा? नहीं, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश आएगा। अगर किसी पर्सन का बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, अगर किसी पर्सन का पर्सन मतलब ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, आपके कोई भी हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो या पेरेंट्स हो, उनका अगर बर्थ इंडिया में हुआ है, अनडिवाइडेड इंडिया इंक्लूड्स इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अगर हुआ है, तो उस केस में उस पर्सन को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेते हैं। ये है हमारा तीनों कंसेप्ट। पहले तो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखने चलेंगे, हमको क्या करना है, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक हमको रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर देखना पड़ेगा। रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में जो कंडीशंस है, उस कंडीशंस को हमको सेटिस्फाई करने पड़ेगा, चैप्टर के कंडीशंस। तो सिटीजन के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, हमारा सिटीजन होना या ना होना ये हमारा ऊपर नहीं, हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमारा पेरेंट्स में से ये जो यहाँ पर एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यहाँ पर हमारा 3 कैटेगरी में कैटेगराइज हुआ है। अगर आपका पेरेंट्स में किसी में अगर आपका पेरेंट्स का बर्थ, अगर एक पर्सन का बर्थ कहाँ पर हुआ है, 1950 के बाद, आफ्टर 1950, बिफोर 1987 से पहले हुआ है, तो उस केस में तो वो सिटीजन बन जाएगा बाय बर्थ।
जब वो बर्न हुआ तभी वो सिटीजन बन जाए। अगर किसी का बर्थ आफ्टर 1987 हुआ है टिल 2004 हुआ है तो उस केस में क्या होगा, वो मतलब इस केस में अगर एनी ऑफ पेरेंट्स अगर आपका इंडियन सिटीजन है देन कहीं जाकर आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। देन तीसरे कैटेगरी में आफ्टर 2004, अगर 2004 के बाद किसी का बर्थ हुआ है तो उस केस में क्या होगा, 2004 के बाद किसी का अगर बर्थ हुआ है वो उस केस में उसका मम्मी या और पापा दोनों का दोनों इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, देन कहीं जाकर वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। जैसे कि निक जोनस जी और प्रियंका जी, वो दोनों क्या है, इंडिया की प्रियंका है और जो निक जोनस है वो बाहर की है। अब उनका जो बच्चा होगा वो 2004 के बाद होगा। अब 2004 के बाद अगर होगा वो तो उस केस में उसको पहले तो प्रेसिडेंट का परमिशन लेना पड़ेगा इंडिया के सिटीजन के लिए, सिटीजनशिप के लिए। उसके बाद पहले तो वो एनआर बनेगा, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसका मम्मी और पापा दोनों ही इंडियन सिटीजन नहीं है, एक ही इंडियन सिटीजन है। अगर दोनों ही इंडियन सिटीजन होंगे तब कहीं जाकर वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा वो बच्चा। तो पहले तो देखो हमारा तीन कंसेप्ट क्लियर। पहले कंसेप्ट देखो रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर हमको रेसिडेंट बनना है तो पहले हमको क्या करना है, रेसिडेंशियल चैप्टर के जो कंडीशंस दिया हुआ है, जो रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर जो है सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक, उस कंडीशन को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इंडिया का रेसिडेंट बनोगे। देन अगर आपको इंडिया का सिटीजन बनना है उस केस में आपको 3 कैटेगरी मिलेंगे। पहले कैटेगरी में क्या आएगा, पहले कैटेगरी में आपको देखना पड़ेगा कि अगर एक पर्सन का बर्थ 1987 तक हुआ है, मतलब आफ्टर 1950 टिल 1987 में हुआ है, तो वो बाय बर्थ ही इंडियन सिटीजन है। अगर किसी पर्सन का बर्थ आफ्टर 1950 हुआ है टिल 2004 तक हुआ है, उसका एक ही पर्सन मतलब मम्मी या पापा, अगर मम्मी या पापा दोनों में से कोई एक अगर इंडिया का सिटीजन बन जाएगा देन वो कहीं जाकर इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। अगर किसी का बर्थ 2004 के बाद हुआ है, अगर किसी का बर्थ 2004 के ऊपर बाद हुआ है तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, अगर किसी का बर्थ 2004 के बाद हुआ है उस केस में दोनों को दोनों मम्मी और पापा दोनों के दोनों इंडियन सिटीजन बन जाना चाहिए। देन कहीं जाकर वो बच्चा भी इंडियन सिटीजन बन जाएगा। ये होता है कंसेप्ट एज पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। पहले तो रेसिडेंट होना या ना होना ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिटीजन होना या ना होना ये आपका पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलेंगे, अगर आपके पेरेंट्स में से कोई एक और आपका ग्रैंड पेरेंट्स में हो, जो भी हो, अगर वो अनडिवाइडेड इंडिया में बर्न हुआ है तो उस केस में उसको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये तीनों कंसेप्ट थे। आई होप आपको ये तीनों कंसेप्ट, जैसे कि हम पहले एक लाइन पढ़े थे कि टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसएसी। अब रेसिडेंशियल स्टेटस हम ऐसे निकालेंगे जो हम रेसिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में देखेंगे, जो सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 तक है। अब हम क्या करेंगे, मैं तो पहले आपको थोड़ा सा और एक छोटा छोटा रह गया टॉपिक, जैसे कि एक्ट क्या होता है, बिल क्या होता है, इससे हम छोटा छोटा टॉपिक देखेंगे। फिर आज की इस क्लास में हम एक सेक्शन हम देख रहे थे क्या, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है एक हमारा इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स के लिए हमारा कितना एक्ट बना था, अगर हम इनकम टैक्स देखेंगे, जैसे कि हमारा जीएसटी के लिए 35 एक्ट बने थे, वैसे इनकम टैक्स के लिए हमारा कितना एक्ट है, एक ही एक्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट क्या है, एक ही एक्ट जो डायरेक्ट टैक्स है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। एक्ट हमेशा याद रखना ऐसे लिखते हैं, मतलब ए बड़ा होता है, सी छोटा होता है और टी छोटा होता है। ये वाला एक्ट नहीं लिखना है ACT करके, एक्ट का मतलब ये होता है। हमारा जो इनकम टैक्स है उस केस में एक्ट हम ऐसे लिखेंगे। अगर किसी एक्ट को हमको लिखना है तो ए बड़ा लिखेंगे, सी छोटा लिखेंगे और टी छोटा लिखेंगे। ये हुआ। अब देखो इनकम टैक्स जो है, देखो जैसे कि इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स हमारा एक डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं आपको क्या बताई थी, डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं आपको बोली थी कि अगर
लेवी एंड बर्डन सेम पर्सन पर दैट इज डायरेक्ट टैक्स, लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको बोली थी आपको कि लेवी का मतलब क्या होता है, अगर लगेगा कलेक्शन भी सेम पर्सन से होगा, बर्डन सेम पर्सन पर आएगा, तो वो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, कहीं बच्चे यहाँ पर पेमेंट बोल देते हैं, पेमेंट का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है इंसिडेंट और इम्पैक्ट लेवी और बर्डन। जैसे कि अगर लेवी और बर्डन सेम पर्सन पर होगा तो वो डायरेक्ट टैक्स माना जाएगा, अगर लेवी एंड बर्डन डिफरेंट पर्सन पर होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स माना जाएगा। अब डायरेक्ट टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए कितना एक्ट बना था, एक एक्ट बना था, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स एक्ट तो हमने देखा, अब इनकम टैक्स एक्ट में हमारा कितना सेक्शन आएगा, वैसे तो 1500 प्लस सेक्शन है। अब हम 298 सेक्शन देखेंगे, 298 सेक्शन, यहाँ पर 298 सेक्शन है, मतलब यहाँ पर 298 सेक्शन वैसे लिखा है। अगर हम ऐसे देखेंगे 1500 प्लस, में इसीलिए बोल रही हूँ कि हमारा बहुत सारे सेक्शन है। जैसे कि हमने देखा होगा सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी तक हमारा जो है ना पीजीबीपी चैप्टर, वहां पर कितना है 44 डीबी तक, ये डीबी ऐसे करके, ए डबल है ऐसे करके हमारा बहुत सारा सेक्शन है पीजीबीपी के चैप्टर में। तो अभी हम देखो कि इनकम टैक्स में सेक्शन जो है 298 सेक्शन और हमारा 14 शेड्यूल्स है, 14 शेड्यूल्स है। अब इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। अब इनकम टैक्स हम पढ़े थे कि अगर हम बिना एक्ट के, एज पर आर्टिकल नंबर 265 हम क्या करेंगे, बिना एक्ट के ना ही कोई टैक्स हमारे ऊपर लगेगा, ना ही कलेक्ट होगा, यह हम देखे थे। अब इनकम टैक्स के लिए भी हमारा एक एक्ट बना होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब इनकम टैक्स हमारा किस लिस्ट में है, जैसे कि इनकम टैक्स के लिए किस लिस्ट को, किसको पावर दिया गया है, हमारा इनकम टैक्स के लिए किसको पावर दिया गया है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स के लिए देखो, अगर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितना शेड्यूल है, 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 2 और एक शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 1 को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, शेड्यूल 2 को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, शेड्यूल 3 को वो हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा 3 लिस्ट है। लिस्ट नंबर 1 जो बोलता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। ये हमारा तीनों लिस्ट है। अब इनकम टैक्स, हमारा जो इनकम टैक्स है वो किस लिस्ट में है, यहाँ पर जो तीनों लिस्ट दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में, यहाँ पर दिया हुआ है तीनों लिस्ट, मतलब यहाँ पर पावर सेग्रीगेट किया हुआ है यूनियन के पास और स्टेट के पास। जैसे कि अगर हम देखेंगे इनकम टैक्स हमारा किस लिस्ट में है, हम देखेंगे इनकम टैक्स हमारा यूनियन लिस्ट में है। यूनियन का मैटर है, सेंट्रल का मैटर है, तो इनकम टैक्स हमारा एंट्री नंबर 82, यहाँ पर बहुत सारे एंट्री है, जैसे कि यहाँ पर 97 एंट्री है, यूनियन लिस्ट में 97 एंट्री है। एंट्री नंबर 82 के आगे हमारा लिखा है इनकम टैक्स, टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर बाकी जिस पर इनकम है उस पर हमारा टैक्स लगता है, ये लिखा हुआ है एज पर एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स लिखा हुआ है। अब एग्रीकल्चरल इनकम जो है हमारा स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या दिखे कि हमारा जो इनकम टैक्स है वो उसका एक्ट क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन कितने हैं, 298 सेक्शन एंड 14 शेड्यूल्स है, ये हमने देखा। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के 7 शेड्यूल में हम गए हैं, वहां पर हमने 3 लिस्ट देखा, एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या बोलता है, यूनियन लिस्ट बोलता है कि हमारे पास पावर है, यूनियन के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल के पास पावर है, यहाँ पर सेंट्रल के पास पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है, सेंट्रल के पास अगर पावर है तो उस यूनियन लिस्ट में सेंट्रल के पास पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट असेंबली और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को पावर दिया गया है एज पर आर्टिकल नंबर 245। अगर किसी दिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सेंट्रल और कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी, ये लिखा हुआ है एज पर आर्टिकल नंबर 245। देन तो उसके बाद हमने देखा क्या,
हम देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा 3 शेड्यूल है, सॉरी 3 लिस्ट है। उस लिस्ट में यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 के आगे हमारा लिखा हुआ है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का एक्ट है 1961, रूल जो है 1962 है। अब इनकम टैक्स में 298 सेक्शन है और 14 शेड्यूल है। अब बेस हमारा यही था। अब बेस तो क्लियर होगा। अब एक्ट में आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी। अब एक्ट क्या होता है पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि एक्ट क्या होता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, रूल का मतलब क्या होता है। पहले देखो एक्ट का मतलब क्या होता है। याद रखना हमेशा एक्ट ऐसा लिखा जाता है, ए बड़ा होता है, सी छोटा होता है, टी छोटा होता है। एक्ट ऐसे कभी मत लिखना, ऐसे गलत हो जाएगा। ए छोटा, सी छोटा, टी छोटा ऐसा नहीं होता है। एक्ट हमारा हमेशा ऐसा लिखा जाता है, एक्ट। अब हम इनकम टैक्स के लिए कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, हम इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है कितना, हमारा प्रोविजंस, रूल सब कुछ दिया हुआ है। मतलब जैसे कि हमारा कस्टम में 2 एक्ट होता है। कस्टम में 2 एक्ट क्यों, इनकम टैक्स में 1 एक्ट क्यों। जैसे कि अगर कस्टम की बात हम देखेंगे, कस्टम में 2 एक्ट इसीलिए है, 2 एक्ट इसीलिए है कस्टम में दिया हुआ है कि अगर कस्टम में हमने देखने चले, एक तो कस्टम एक्ट 1962 है, दूसरा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है। अब इनकम टैक्स हमारा जो है वो एक ही एक्ट में ऐसे इसलिए है कि यहाँ पर हमारा रेट्स दिया हुआ है एक ही एक्ट में, प्रोविजन भी हमारा एक ही एक्ट में, इसीलिए यहाँ पर एक एक्ट है जो हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब कस्टम केस में 2 एक्ट इसीलिए है, कस्टम में 2 एक्ट इसीलिए है क्योंकि कस्टम के लिए हमारा एक में प्रोविजन है, दूसरे में रेट से। जैसे कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट से, इसीलिए हमारा कस्टम में क्या है, कस्टम में 2 एक्ट है। जैसे कि कस्टम एक्ट 1962 में हमारा प्रोविजन है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में हमारा रेट से। बट इनकम टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स में हमारा रेट जिस एक्ट में है उस एक्ट में प्रोविजन है। अगर सेम एक्ट में प्रोविजन, सेम एक्ट में रेट है तो उस केस में 2 एक्ट क्यों बनेंगे, टैरिफ एक्ट की जरूरत क्या है। इसीलिए हमारा क्या है, हमारा कस्टम में इनकम टैक्स में एक ही एक्ट है जो हम पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब एक्ट हमारा कैसे, एक्ट का मतलब क्या होता है। एक्ट हमको हमेशा ये बोलता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बोलता है एक्ट। एक्ट हमेशा यही बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि हमको कैसे करना चाहिए, मतलब हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए ये बोलता है रूल। एक्ट बोलता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब एक्ट कैसे बनता है, पहले तो हमारा बिल बनेगा, बिल बनेगा, वो जाएगा किसके पास, वो जो बिल जाएगा, बिल हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। क्या होता है, एक होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल इंक्लूड्स फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल। अब बिल कहाँ तक जाएगा, मनी बिल कहाँ तक जाएगा और ऑर्डिनरी बिल कहाँ तक जाएगा। अगर ऑर्डिनरी बिल हुआ तो पहले वो लोकसभा, पहले तो हमारा एक बिल को एक्ट बनने के लिए पहले हमारा वो लोकसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, दोनों हाउस के पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट आसन के लिए जाएगा। प्रेसिडेंट का आसन होता है, हमेशा कंसेंट नहीं होता, तो प्रेसिडेंट के आसन के लिए जाएगा। अब मनी बिल, ये जो मनी बिल पहले किस हाउस के पास जाएगा। जैसे कि हमारा 2 तरह का बिल होता है, एक मनी बिल, दूसरा ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल किस हाउस के पास पहले जाएगा, मनी बिल जो हमारा है वो जाएगा पहले तो किस हाउस के पास जाएगा, पहले मनी बिल पहले हमारा लोकसभा के पास जाएगा, दूसरा राज्यसभा के पास जाएगा, तीसरा हमारा प्रेसिडेंट का आसन मिलेगा उसको। देन ऑर्डिनरी बिल पहले किस हाउस में जाएगा, पहले वो किसी भी हाउस के पास जा सकता है पहले, मतलब वो चाहे लोकसभा के पास जाए, वो चाहे राज्यसभा के पास जाए, कहीं पर भी जाए, मतलब हमको कुछ फर्क नहीं है, वो कहीं पर भी जा सकता है, पहले लोकसभा के पास पहले राज्यसभा के पास। यही होता है कंसेप्ट। अब इसके बाद हमको मिल जाता है प्रेसिडेंट का आसन, जिसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा बिल एक्ट बन के तैयार होता है। अब एक्ट का मतलब क्या है, एक्ट का मतलब ये है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। अब रूल का मतलब क्या है, हाउ टू डू, हमको कैसे करना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट
61। अब क्लियर। अब हम क्या देखेंगे, एक ही कंसेप्ट देखेंगे जो मैं तीन इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपको दिखाऊंगी। अब जैसे कि आपने सुना होगा बेसिकली ये जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, ये सब आपने सुना होगा। आई होप आपको ये सब पता है। देखो जैसे कि अगर हमारा एक्ट बन गया, अब आपने सुना होगा तभी टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग और एक टैक्स विभाजन। क्या है तीनों कॉन्सेप्ट? अगर मैं आपको बताने चलूंगी टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है हम टाइमली कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं, विद इन टाइम हम सारा का सारा कंप्लायंसेस फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्स मैनेजमेंट। देन उसके बाद टैक्स प्लानिंग क्या होता है, और टैक्स अवॉइडेंस भी लिख लेती हूँ यहाँ पर मैं, अवॉइडेंस। जैसे कि देन टैक्स प्लानिंग क्या होता है, हम लीगली तरीके से डिडक्शन और एग्जेम्पशन को यूज करके टैक्स को घटाते हैं। जैसे कि हमारा जो निकल कर आएगा टोटल इनकम, जैसे कि पहले तो हमारा 5 हेड्स की इनकम ऐड करेंगे, करने के बाद हमारा ऐड में क्लबिंग लेस में सेटअप करने के बाद हमारा जीटीआई निकल कर आएगा। अगर जीटीआई में से हम टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे जो चैप्टर 6 के डिडक्शन दिया हुआ है 80C से लेकर 80U, देन कहीं जाकर हमारा टोटल इनकम आएगा। अब टोटल इनकम मैं आपको बोली कि जो टोटल इनकम आएगा उसको अगर हमको हमको ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करेंगे तभी तो टोटल इनकम आएगा। हम क्या करेंगे, लीगली तरीके से वो जो डिडक्शन है, डिडक्शन हमारा एक खर्च, डिडक्शन जो है वो 2 तरह का है, जो इंटरनल है, एक्सटर्नल है। इंटरनल डिडक्शन इसलिए मैं बोलूंगी हर एक चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर डिडक्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं इंटरनल डिडक्शन। एक्सटर्नल डिडक्शन जिसको हम बोलेंगे चैप्टर 6 से ए में दिया हुआ है, जो क्या बोलता है 80C से लेकर 82, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिडक्शन। अब डिडक्शन जो है, अगर डिडक्शन कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट सैल, इट इज एक एक्सपेंसेस को अलाउड करने का एक तरीका है डिडक्शन। अब डिडक्शन जो है वो किससे हम माइनस करेंगे, डिडक्शन को हमको माइनस करना है जीटीआई से। अब ग्रॉस टोटल इनकम से हम अगर डिडक्शन माइनस करेंगे तब जाकर हमारा टोटल इनकम आएगा जो कम निकल कर आएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग, मतलब लीगली तरीके से हम डिडक्शन एग्जेम्पशन यूज करके हमको टैक्स घटाना है। अब टैक्स विभाजन क्या होता है, टैक्स विभाजन होता है हम इलीगली तरीके से टैक्स नहीं देते, मतलब टैक्स को इलीगली तरीके से हम टैक्स को घटाते हैं, तो उसको बोलते हैं टैक्स विभाजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, लू फॉल्स, मतलब अगर लॉ में कोई मिस्टेक रह गया है उस मिस्टेक को पकड़ो फिर टैक्स को कम करो। तो ये होता है हमारा टोटल चारों का चारा कॉन्सेप्ट जो बोला जाता है टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, इवाजन, अवॉइडेंस। आई होप ये चारों का चारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जैसे कि टैक्स मैनेजमेंट का मतलब होता है हमारा कि हम टाइमली सारा का सारा कंप्लायंसेस पूरे कर रहे हैं, उसको हम टैक्स मैनेजमेंट बोलेंगे। अब टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स प्लानिंग का मतलब हम लीगली तरीके से डिडक्शन और एग्जेम्पशन को मिला करके हम टैक्स प्लानिंग करते हैं, मतलब एग्जेम्पशन डिडक्शन को यूज करके हम टैक्स को कमाते हैं। तो टैक्स इवाजन क्या होता है, इलीगली तरीके से अगर हम टैक्स को घटाते हैं। तो देन उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस हम होता है कि लॉ में अगर कोई लू फॉल्स है उसको पकड़ो और टैक्स को घटाओ। ये होता है हमारा चारों का चारों कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर होंगे। तो अभी मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी वही इनकम टैक्स के ऊपर, फिर हम स्टार्ट करेंगे चार्जिंग सेक्शन जो बहुत बड़ा है, वर्स्ट है। आई थिंक कल की क्लास से हम चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट करेंगे, बहुत बड़ा है। एक ही सेक्शन करेंगे बट अच्छे से करेंगे। अगर चार्जिंग सेक्शन ही हमको यही नहीं पता होगा इनकम टैक्स किस पर लगता है, क्या कहाँ पर लगता है, एसएससी का इनकम होने पर किस इनकम पर लगता है, किस पर्सन को एसएससी बोला जाएगा, तो ये हम देखेंगे। इनकम चार्जिंग सेक्शन अगर नहीं देखेंगे तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इनकम टैक्स किस पर लगता है, जो पर्सन दे रहा है वो एसएससी है कि नहीं। तो ये हम देखेंगे एसएससी होता है इनकम टैक्स में, उसको बोला जाता है एसएससी। तो
अब आरसीसी का मीनिंग इनकम टैक्स में दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आरसीसी एक पर्सन बन सकता है तभी अगर आज पर इनकम टैक्स में वो अगर टैक्स के अलावा कुछ अदर सम के देने के लिए भी लायबल हो तभी वो जाकर आरसीसी बन जाता है। टैक्स देने के लिए तो वो लायबल हो ही हो, उसके साथ साथ अगर इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी इंटरेस्ट पेनल्टी अगर देने के लिए वो लायबल हो तब कहीं जाकर वो आरसीसी। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर हम टैक्स देखेंगे, अगर हम टैक्स ऐसे देखेंगे कि इनकम टैक्स जो किस पर लगता है, इनकम टैक्स हमारा किस पर लगता है, इनकम के अराइज होने पर। किस पर? इनकम के अराइज होने पर। अब इनकम टैक्स किस पर लगता है? इनकम के अराइज होने पर। अब इनकम के अराइज तो होगा, किस टाइप के इनकम होगा? अगर एक पर्सन कहीं से भी इनकम कमा रहा है, अगर एक मतलब आप रास्ते से जा रहे होते हैं, एक 100 रुपीज का नोट आपके ऊपर आपको मिला, एक 100 रुपीज का नोट आपको मिला, तो क्या वो पर्सन इनकम टैक्स देगा? क्या वो पर्सन इनकम टैक्स देगा? आप रास्ते से उठाए हुए पैसे के ऊपर इनकम टैक्स देंगे? ये तो किसी भी कोई भी हेड में नहीं है, ना ही आपकी सैलरी का इनकम है, ना ही आपका बिजनेस का इनकम है, ना ही आप कहीं लॉटरी वगैरह खेल कर लाए हो। कहाँ से लाए हो आप? कहाँ से? मतलब आप रास्ते से जा रहे थे, आपको 100 रुपीज का नोट मिल गया। अब इस नोट को आप क्या करोगे? इस नोट के ऊपर गवर्नमेंट बोलेगा चल भाई टैक्स निकल, जो भी आपने रास्ते से उठाया उसके ऊपर टैक्स दे दे। अब आप कहीं से भी ये जो सपोज वो इनकम 100 रुपए का है, सपोज वो इनकम 100 रुपए का है, अगर बेचारा वो पर्सन 100 रुपए का ऊपर अगर टैक्स देगा तो वो क्या हो गया? उसके ऊपर हार्डशिप नहीं हो गया? जैसे कि अगर वो पर्सन क्या होगा, उसका इनकम तो वैसे करोड़ों में नहीं है ना। अगर हम हर एक पर्सन टैक्स देगा, अगर हर एक पर्सन टैक्स देगा, अगर वो हर एक पर्सन टैक्स देगा उसके ऊपर हार्डशिप तो हो जाएगी। उसका इनकम ही उतना नहीं है जितना उसका टैक्स देना पड़ रहा है। अब अगर एक पर्सन को टैक्स देना है, उसका इसमें कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ एग्जेम्पशन लिमिट होंगे, जिसको हम देखेंगे कि एक पर्सन को हर एक के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, हर एक अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं देना है, एक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद उसको टैक्स देना है। मतलब इतना अगर उसका इनकम हुआ तभी तक उसको कुछ भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर उसके बाद उसका इनकम हुआ, मतलब उस पर्सन का उस अमाउंट से एक्सीड कर गया इनकम, जो इनकम टैक्स में दिया हुआ है एग्जेम्पशन, उससे अगर एक्सीड कर गया देन वो जाकर टैक्स देगा। अब रास्ते से जा रहे होते हैं, आपको सपोज मतलब कितना तक, मतलब आपको सपोज 10 लाख तक मिल गया कुछ अमाउंट, बट इतना बड़ा अमाउंट कहीं नहीं मिलता रोड पर। तो अगर सपोज मिल गया, वो आपका क्या कहाँ पर आएगा? ये आपका क्या हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, सैलरी, क्या कहीं पर है आपका इनकम? ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑफकोर्स अदर सोर्स में आएगा। जिसका कोई नहीं उसका अदर सोर्स, अगर अदर सोर्स में आएगा तो अदर सोर्स में टैक्स देना पड़ेगा। अब उसका एग्जेम्पशन लिमिट भी होगा, क्योंकि उसका एग्जेम्पशन लिमिट ऑलरेडी इनकम टैक्स में एक्सीड कर रहा है। उसका मतलब वो इनकम कहीं से भी कमा सकता है, तो ये भी उसका एक तरह का इनकम हो गया। तो उनका इनकम हो गया तो उसको उसका एग्जेम्पशन लिमिट पे एक्सीड कर गया, तो वो टैक्स देगा। तो ये होता है कंसेप्ट। अब ये सब हमारा चार्जिंग सेक्शन में है कि किस पर्सन को टैक्स देना है, किसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, किस ईयर का इनकम होना चाहिए, कि मतलब आरसीसी किसको बोलते हैं, ये सब दिया हुआ है चार्जिंग सेक्शन में, डिटरमाइन किया हुआ है। तो अब इनकम टैक्स किस पर लगेगा? इनकम के अराइज होने पर। जैसे कि हम इनकम कहीं से भी कमा सकते हैं, कहीं से भी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे, एक पर्सन चल के जा रहा हो तो जा रहा होता है, उसको 10 लाख का नोट्स 10 लाख का कुछ हेवी अमाउंट मिल गया, तो वो इनकम कहीं से भी कमा सकता है। अब अगर उस पर्सन को हम देखने चलेंगे, वो इनकम कहीं से कमा सकता है, बट उसको टैक्स देने के लिए सिर्फ 5 हेड्स होते हैं। इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स 1961 में हमारा 5 हेड का इनकम होता है। ओके, 5 हेड्स का इनकम जो होता है हमारा, पहला सैलरी होता है, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, चौथा कैपिटल गेन एंड पांचवा अदर सोर्स। ये होता है हमारा क्या 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 होता है। पहले तो हमारा 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। अगर इनकम के आने के हमारा अनलिमिटेड सोर्स है, इनकम के जाने के हमारा लिमिटेड सोर्स है। इनकम के आने के कितना सोर्स है? आने के इनकम के, मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख रही हूँ, इनकम के आने का अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्स है। मतलब एक पर्सन कहीं से भी इनकम कमा सकता है, इनकम आने का अनलिमिटेड सोर्स है। मतलब एक पर्सन कहीं से भी इनकम कमा सकता है, बट इनकम जाने का लिमिटेड सोर्स है। मतलब लिमिटेड सोर्स क्या है? हमारा 5 हेड्स है, जिसको हम बोलते हैं सैलरी,
हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। क्या होता है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। इस 5 हेड में हमारा इनकम जाएगा। किस पर्सन को सैलरी का इनकम होगा, किस पर्सन को हाउस प्रॉपर्टी का, किस पर्सन को पीजीबीपी का, किस पर्सन को कैपिटल गेन का, किस पर्सन को अदर सोर्स का। अब सैलरी से लेकर अदर सोर्स तक हमारा 5 हेड्स है, मतलब इनकम आने का हमारा अनलिमिटेड सोर्स है और जाने का सिर्फ 5 हेड्स, जिसको हम बोलते हैं सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब हमारे जो 5 हेड्स है सैलरी में, हमारा जो इनकम टैक्स है 5 हेड्स में, देखो 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स एक टैक्स होता है या ड्यूटी होता है? इनकम टैक्स एक टैक्स होता है या ड्यूटी होता है? ऑफ कोर्स इनकम टैक्स एक टैक्स है। हमारा कस्टम जो भी ड्यूटी है, ओके, उसके अंदर डिफरेंस है। जीएसटी हमारा क्या है? एक टैक्स है, ड्यूटी नहीं है। जैसे कि आज पर आर्टिकल नंबर 366(12) में दिया हुआ है जीएसटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो अब 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम में पहले तो हमारा आएगा सैलरी, दूसरा आएगा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आएगा कैपिटल गेन, पीजीबीपी, देन आएगा अदर सोर्स। आई होप ये आपको विजिबल होगा। पहले 5 हेड से हम देखेंगे सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। ये हमारा कितना हेड्स है? 5 हेड्स है। मतलब इनकम जाने के हमारा 5 हेड्स है और इनकम आने के हमारा अनलिमिटेड सोर्स है। आई होप आपको क्लियर होंगे। जैसे कि इनकम में 5 हेड्स है, क्या क्या है इनकम टैक्स में हम देखेंगे 5 हेड्स। 5 हेड्स में पहले क्या आएगा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब सैलरी जो है, एक पर्सन की सैलरी इनकम कब आएगी? वो अगर जॉब कर रहा है तभी तो सैलरी इनकम आएगी। अगर वो जॉब कर रहा है, मतलब जहां पर एम्प्लॉय का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पर सैलरी का इनकम आएगी। किसी पर्सन का बिजनेस है, अगर बिजनेस प्रोफेशन से वो कुछ इनकम कमा रहा है, तो उस केस में उसका पीजीबीपी में आएगा। मतलब पीजीबीपी का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब उसका जो अगर बिजनेस या प्रोफेशन से कुछ इनकम आया तो वो भी टैक्स देगा। तो उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, किसी पर्सन को अगर हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम आएगा, जैसे कि वो रेंट में दे रहा है, अगर रेंट में देना उसका बिजनेस हो गया तो वो पीजीबीपी में आएगा। अगर रेंट में देना ही उसका बिजनेस है तो वो पीजीबीपी में आएगा। अगर उसका कुछ रेंट में देकर कुछ इनकम आ रहा है, उसका हाउस प्रॉपर्टी, हाउस को रेंट में देकर वो उसका कुछ इनकम आ रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है? वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। देन रेंटल इनकम वगैरह। कैपिटल गेन मतलब कुछ कैपिटल एसेट्स का डेफिनेशन दिया हुआ है। अगर एक पर्सन का कुछ कैपिटल एसेट है, वो कैपिटल एसेट को सेल करके कुछ इनकम कमा रहा है, तो उस केस में वो कहां पर आएगा? कैपिटल गेन में आएगा। अब हुआ क्लियर? देन उसके बाद हमारा अदर सोर्स, कहीं से भी आप इनकम कमा लो, कहीं से भी, जिसका कुछ नहीं उसका अदर सोर्स। कहीं से लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कहां पर भी पैसा अगर कहीं से भी आ रहा है तो वो अदर सोर्स में जाएगा। इन चारों के अलावा अगर जिसका कोई नहीं, बाबा का सहारा, हारे का सहारा बाबा साम हमारा, जैसे होता है वैसे अदर सोर्स वैसा ही है। हारे का सहारा बाबा साम हमारा, मतलब अगर इस 4 हेड में कोई ऐसा इनकम है जो इस 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है, वो जाएगा अदर सोर्स में। जिसका कोई नहीं उसका भगवान। बस आई होप ये 5 हेड्स आपको क्लियर होंगे। कल की क्लास में हम देखेंगे 5 हेड्स का सेक्शन देखेंगे, किस किस सेक्शन में हमारा सैलरी कितना तक आएगा, हाउस प्रॉपर्टी कितना तक आएगा, पीजीबीपी कितना तक आएगा।